आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और जैसा कि आप सभी इंतज़ार करते हैं, हफ्ते में 2 क्लास आपके लिए होती है, यानी ये शेड्यूल है, एक रेगुलरिटी है कि हफ्ते में 2 दिन फर्स्ट ईयर के, 2 दिन सेकंड ईयर, 2 दिन थर्ड ईयर के लिए होती हैं। और अगर हफ्ते में 2 दिन भी पॉलिटिकल अगर ढंग से पढ़ लेते हैं और लाइव क्लास को यहाँ पर एंजॉय कर लेते हैं, तो यहाँ पर अगर आपको बताएं, आपकी सिलेबस आराम से इजीली और डे टू डे क्लियर हो जाएगा। और आप जो भी पढ़ाते हैं ना, उनका नोट्स बनाते जाएगा। देन आपको एग्ज़ाम के टाइम में बिल्कुल भी कहते हैं ना, हेडक वाली चीज़ नहीं होने वाली है। तो बिल्कुल जो भी लाइव जुड़े हैं उन सभी का मोस्ट ऑफ वेलकम है, शेयर भी करते जाइएगा। देखिए, जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो सेकंड यूनिट के अंदर, फर्स्ट यूनिट वैसे भी कंप्लीट हो चुका है और उसकी जो वीडियोज है लाइव क्लासेज वो आपको मिल जाएंगे। अब एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो चीज़ ये है कि आप क्या करें कि जो भी ये फर्स्ट जो है आपका जो यूनिट पढ़ाया था उसका टेस्ट होने वाला है कल, तो उसके लिए आज प्रिपेयर कर लीजिएगा। कल आपको टेस्ट भी मिलेगा तो उस टेस्ट भी दीजिएगा। ओके, तो बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट क्लास को, और अगर आपको कोई डाउट है तो बिल्कुल आप शेयर कर लीजिएगा, अदरवाइज हम आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देन मान लीजिए आपके कोई डाउट है तो उसको भी आप लाइव क्लास में शेयर कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं, शक्ति के लिए संघर्ष आज का अपना ये चैप्टर है। और आप सभी को पता होगा, अपना ये जो पेपर है ना डियर, ये है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अब जब अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आती है तो वहाँ पर संघर्ष की भी बात आती है, शक्ति की बात आती है, ठीक है ना। सुमन गोस्वामी, नमस्ते डियर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में यथार्थवादी विद्वान के तौर पे कौन जाने जाते हैं? जे मॉर्गेनथाउ। तो उनका नाम आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बार बार याद करना पड़ेगा। और इसीलिए आप ध्यान रखें, इनकी मोस्ट यूजफुल जो लाइन है उन्हीं की हम साथ शुरुआत भी करेंगे, और आपके और भी कोई डाउट है तो वो पूछे जाएगा, ठीक है। तो बात करते हैं जे मॉर्गेनथाउ, क्योंकि काफ़ी बार इनसे संबंधित प्रश्न आता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं आपके सामने कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर करना चाहूँगा, ठीक है। एच जे मॉर्गेनथाउ, अब भी देखिए, ये जो विद्वान हैं एच जे मॉर्गेनथाउ, इनके बारे में काफ़ी चीज़ें आती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में ये यथार्थवादी विचारक है। यथार्थवादी विचारक है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के। यथार्थवादी का मीन्स क्या होता है डियर, आपको पता होगा। यथार्थवादी का मीन्स जो एक्चुअल रियलिटी में सोचता है कि कोई देश क्यों शक्ति प्राप्त करना चाहता है, कोई देश किस लिए ये नीति, ये विदेश नीति अपना रहा है। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ जो रियलिटिक बात होती है जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, उसी संबंध को, वास्तविक चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता था यथार्थवाद। क्या कहता था? यथार्थवाद, यानी रियलिटी। ऐसा नहीं आदर्श तरह से कि भाई ये होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, यानी मन में कोई और है, करना कोई और है। तो वो नीति यहाँ पर एक अलग नीति कहलाती है, या कहीं तरह से नैतिक होती है तो वो आदर्श होती है। बट जो रियलिटी में होता है कि हमें दूसरे देशों से इसलिए संबंध बनाना है, दूसरे देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट इसलिए होने चाहिए, हम दूसरे देशों को इसलिए सपोर्ट करते हैं, सहायता देते हैं, ताकि हम भी आगे ग्रो कर सके। तो हमारा अपने आप में, अपनी विदेश नीति में, अपने राष्ट्रीय हितों में पूर्ति के लिए जो लक्ष्य अपनाया जाता है वह यथार्थवाद होता है। तो जैसे कि एच जे मॉर्गेनथाउ की अगर आपको बात याद है तो इन्होंने एक मीनिंगफुल लाइन कही थी कि हर संघर्ष राजनीति में शक्ति संघर्ष का एक नाम होता है। यानी राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं देखा जाए तो शक्ति संघर्ष की राजनीति होती है। वेलकम डियर निकित। अब जैसे बात करें, भारत विदेश संबंध बनाता है। भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक गुट निरपेक्ष तत्व जोड़ता है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति जोड़ता है। इसके अलावा परमाणु नीति में कहा है कि हम आगे से परमाणु हथियार यूज नहीं करेंगे, दूसरे देशों के साथ सहयोगी नीति अपनाएंगे। तो अब भारत की विदेश नीति में ये चीज़ें क्यों होती है? तो भारत की इस विदेश नीति का लक्ष्य होता है कि भारत अपने हित के साथ साथ अपनी राष्ट्र का कल्याण करे। तो इन्हीं लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारत दूसरे देशों से संबंध बनाता है। तो राष्ट्र नीति, विदेश नीति एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनाने के लिए होती है। अब यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पर एक दो वर्ड जिसको आप हाईलाइट समझ लीजिएगा, शक्ति के लिए संघर्ष। तो विश्व राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है। एक देश कहता है कि मैं शक्तिशाली बनूं, दूसरा कहेगा मैं बनूं। जैसे चाइना की बात करें,
तो हर कोई अपनी महत्वाकांक्षा के लिए शक्ति संघर्ष कर रहा है। तो इसी शक्ति संघर्ष के दरमियान हम कुछ चीज़ें हैं जो मॉर्गेनथाउ की क्लियरली पढ़ेंगे, ताकि आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल सटीक तरह से तैयार हो जाए, और कुछ भी अगर डाउट है तो उस डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। तो है जे मॉर्गेनथाउ, जिसकी एक पुस्तक है, आप नोट करेंगे, इनकी एक पुस्तक है जो काफ़ी बार अपने एग्जाम में पूछी जाती है, पॉलिटिकल अमंग नेशन। पॉलिटिकल अमंग नेशन। तो अब यहां पर ये जो बुक है, इस बुक के अंतर्गत एच जे मॉर्गेनथाउ ने रियलिटिक बात कही। उन्होंने कहा है कि विश्व में शक्ति संघर्ष जो भी होता है, हर देश अपने हित की पूर्ति के लिए प्रयास करता है। कहता है ना कि अपना कल्याण करना, तो इन्हीं कल्याण की वजह से कभी कभार उसे संघर्ष का नाम दिया जा सकता है। तो पॉलिटिकल अमंग नेशन ये है जे मॉर्गेनथाउ की पुस्तक है, और इसी पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने एक विशिष्ट धारा, एक विशिष्ट व्यवस्था की बात कही। उन्होंने कहा कि हर देश के लिए राष्ट्र हित पर सर्वोपरि होता है। क्या होता है? राष्ट्र हित। प्रत्येक देश के लिए राष्ट्रहित सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। तो इस तरह से एच जे मॉर्गेनथाउ ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो कुंजी है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो कुंजी है वो क्या है? राष्ट्रहित है। क्या है? राष्ट्रहित है। तो ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एच जे मॉर्गेनथाउ ने किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की कुंजी बताया है? राष्ट्रहित को, क्योंकि हर राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति के लिए ही तो क्या करता है? संघर्ष करता है। हम किसी से क्यों झगड़ते हैं, क्यों हम किसी से बहस कर पाते हैं? क्योंकि हमारा कुछ उद्देश्य होता है, कुछ लक्ष्य होता है, कुछ अटेंशन लेना होता है, तो वो पूर्ति नहीं हो पाती है ना, तो उलझना पड़ जाता है। देन यहाँ पर भी यही है कि हर देश अपनी उन्नति, अपनी शक्तिशाली, अपनी प्रसिद्धि, अपने आप को पावरफुल बनाना चाहता है। तो इन्हीं वजह से ये टॉपिक में भी कहा गया है शक्ति के लिए संघर्ष होता है। किसके लिए होता है? शक्ति के लिए संघर्ष होता है। तो यहाँ पर शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, अब देखिए राष्ट्रहित यानी एक देश को अपना हित की पूर्ति करनी है, तो एक देश को जब अपनी खुद की कल्याण, अपनी पूर्ति, अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, यानी मुझे मान लीजिए मुझे मेरे उद्देश्य को पूरा करना है, तो इसके लिए मुझे शक्तिशाली होना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी यही है कि हर देश अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करना चाहता है। तो राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए उसे किसकी जरूरत पड़ती है? शक्ति की। किसकी जरूरत पड़ती है? शक्ति की। तो यहाँ पर बात करें तो यथार्थवादी विचार के मॉर्गेनथाउ, इसने कहा राष्ट्रहित की पूर्ति के लिए हर देश शक्ति प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है? शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो अब इन्हीं को ध्यान में रखा जाए तो एच जे मॉर्गेनथाउ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु क्या? केंद्र बिंदु कौन है? शक्ति है। इस तरह से आप अच्छे से समझ पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप आराम से इस चीज को समझ पा रहे हैं कि एच जे मॉर्गेनथाउ ने प्रत्येक देश के लिए राष्ट्रहित को इंपॉर्टेंट माना है। तो यहाँ पर कुंजी हो गई राष्ट्रहित, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का केंद्र बिंदु क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो केंद्र बिंदु है वो शक्ति है। क्या है? शक्ति है। इस प्रकार से ये थोड़ा सा डायग्राम के जरिए मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, ताकि आप उसको समझ पाए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु है जे मॉर्गेनथाउ ने किसे बताया है? शक्ति को बताया। हर कोई अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहता है। क्यों? देश शक्तिशाली क्यों होना चाहते हैं? क्योंकि अपने राष्ट्रहित की पूर्ति करना होता है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियरली आ चुकी होगी। अब जैसे मैं कुछ एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, जैसे कि आपको पता होगा शीत युद्ध को देख लीजिए। अब शीत युद्ध का दिमाग में आते ही आपके ये चीज़ क्लियर हो रही होगी कि हर कोई, जैसे उस समय शीत युद्ध दो शक्तिशाली देशों में होता था, सोवियत संघ और यूएसए। ये दोनों देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि हर देश अपने हित की पूर्ति करना चाहता था। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति प्राप्त करने के लिए
क्या हुआ था? संघर्ष हुआ। क्या हुआ? संघर्ष हुआ। तो ये एग्जाम्पल आपको एकदम सटीकली समझ में आ जाएगा। इसके बढ़िया एक और एग्जाम्पल आपको दें, कश्मीर। अब कश्मीर को लेकर विवाद होता है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर एक आर्थिक मकसद की, एक राष्ट्र हित की पूर्ति के लिए और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए विवाद का विषय बना हुआ है। इसके अलावा जैसे एक आध एग्जाम्पल और आपको दे, चीनी आक्रमण की घटना होती है। चीनी महत्वाकांक्षी अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो वो संघर्ष करता है, किसी न किसी से उलझ जाता है। एंड देन बात करें अरब इजराइल समस्या, ये तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष को बढ़ावा दे रही है। और संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि हर देश अपने राष्ट्र हित की पूर्ति करना चाहता है, तो उसके लिए उसे शक्ति प्राप्त करनी होती है। और शक्ति की कहीं ना कहीं इस वजह से झगड़े, संघर्ष हो जाते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? तो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन है तो बिल्कुल आप डियर बता सकते हैं। अदरवाइज अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। तो जैसे कि कुछ एक चीज़ें मैं आपको यहाँ पे हाईलाइटली आप समझ रहे होंगे, तो ये जो चीज़ें समझ ली इसको मैं एक बार तो इरेज कर लेता हूँ, फिर आगे वाली चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बात करें कि 1943 के अंदर, अगर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ के एक विशेष संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत में, संयुक्त राष्ट्र संघ की शुरुआत में एक मीटिंग, एक समझौते की तरह हुआ था। उस समझौते में एक मीटिंग के अंतर्गत ये मास्को परिषद, नोट कर लीजिएगा कि भाई 1943 में मास्को परिषद, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो कब हुई थी आपको पता है? यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो इसका मतलब मास्को परिषद वगैरह ये जो भी थी, ये कहीं ना कहीं यूएनओ की स्थापना के सपोर्ट में काम करने वाली थी। तो 1943 में मास्को परिषद ने संयुक्त राष्ट्र संघ की नींव डालने के दौरान अमेरिका के विदेश सचिव थे कॉर्डल हल। तो कॉर्डल हल ने एक बात कही जो आप नोट कर लीजिएगा। कॉर्डल हल ने कहा कि नया अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाना है हमें, मतलब एक नया अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाना है। तो विश्व के जो सभी देश है वह अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की जगह क्या करें? अंतर्राष्ट्रीय सहयोग करें। तो इन्होंने इनकी शुरुआती यानी एक ऐसा संघ बनाना जो संघर्ष की जगह सहयोग करेगा। तो इन्होंने एक शब्द दिया था और वह शब्द दिया अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शब्द दिया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसी तरह से संघर्ष होगा, तो यानी आपको पता है ना कि संघर्ष के होने से कभी शांति नहीं होती, संघर्ष को बढ़ावा देता है। तो कॉर्डल हल ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात कही थी, लेकिन ये चीज़ हकीकत में रियली में वर्क नहीं करती है, क्योंकि हर देश अपने अपने लक्ष्य, अपने अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए किसी न किसी देश के साथ सख्ती संघर्ष के लिए तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, जे मॉर्गनथाउ एज ए पॉपुलर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रूप में जाने जाते हैं। तो इन्हीं की एक कहते हैं ना कि पॉपुलर लाइन आपके सामने मैंने वैसे पहले भी बताया हुआ है कि इनकी लाइन बहुत ही यादगार लाइन है, और वह लाइन आपको लिखते ही समझ में आ जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति नोट करेंगे, है जे मॉर्गनथाउ की लाइन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक संघर्ष की भांति। देखिए हेजे मॉर्गनथाउ को आप प्लीज ये इनके अगर आपको कहीं बुक भी मिले ना सिर्फ हेजे मॉर्गनथाउ से जुड़े विचारों को, तो आप वो भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इनका जो पूरा माइंड सेटअप है वो क्लियरली समझने लगी। ये बुक आपकी काफ़ी सहयोग करेगी। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति। यहाँ पे इस लाइन को एक भी लाइन मिस नहीं करना चाहूंगा। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है, प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। ओके, तो डियर ये एक लाइन आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखो, मैं एक बार पुनः आपसे बताना चाहूंगा, रिमाइंड कर रहा हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स जो भी हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की ही भांति क्या है? शक्ति के लिए संघर्ष है।
तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो भी चीज़ें होती है उन सभी का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट राजनीतिक संबंध में क्या उद्देश्य है, शक्ति और शक्ति के लिए संघर्ष होता है। और ये राजनीति की एक कटु सत्य बात है कि हर देश शक्तिशाली होना चाहता है और कहीं ना कहीं उन्हें संघर्ष करना ही पड़ता है। तो यहाँ तक अगर आपने बात नोट कर ली है तो अब मैं आपको दो तीन चीज़ें और क्लियरली समझा देता हूं कि एक तो राजनीतिक शक्ति क्या होती है, राजनीतिक शक्ति एक आपको मैं समझा देता हूं कि भाई राजनीतिक शक्ति क्या होती है, और दूसरा मैं आपको समझा देता हूं राष्ट्रीय हित क्या होता है, क्योंकि बार बार यही चीज़ हमारे जहन में आ रही है। क्योंकि आपको पता है ना संघर्ष, यहाँ पर हमने क्या बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष है, यानी टॉपिक भी अपना ये कि शक्ति के लिए संघर्ष। तो ये शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, इनमें दो चीजें इंपॉर्टेंट हो रही है। एक तो है राजनीतिक शक्ति, हर कोई शक्तिशाली होना चाहता है, और दूसरा राष्ट्रहित। ऐसा क्या राष्ट्रहित है, तो देखो एक बार वापस आप इस चीज को अच्छे से दिमाग में सेटअप कर लीजिएगा कि शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है। तो कौन सी शक्ति हर देश चाहता है, राजनीतिक शक्ति। इसके अंदर बहुत सी चीज शामिल होती है, लेकिन तो शक्ति हमें समझना है कि राजनीतिक शक्ति आखिर में है क्या, और दूसरा हम समझेंगे राष्ट्रीय हित क्या है। और इसके बाद है जो मॉर्गनथाउ ने बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से 3 प्रकार की विदेश नीति को समझाने का प्रयास किया। तो हम वैसे भी कल देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ 5 मिनट का ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो समझ लीजिए। देखिए राजनीतिक शक्ति का मतलब क्या होता है। राजनीतिक शक्ति का मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कूटनीति संबंध, आप जानते हैं ना, तो कूटनीतिक संबंध का कहीं ना कहीं यहाँ पर इससे तालमेल होता है। हर देश अपने आप को दूसरे देशों के मुकाबले प्रभावशाली, शक्तिशाली और एक कूटनीतिज्ञ देश साबित करना चाहता है, क्योंकि हर देश का एक ही मकसद होता है कि वह दूसरे देशों से शक्तिशाली हो। इसलिए उसकी विदेश नीति में अपने आप को शक्तिशाली होने की पॉइंट, होने के लक्ष्य या उद्देश्य या बातें उनकी विदेश नीति में शामिल होती है। क्या होती है, शामिल होती है। सुमन गोस्वामी कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन शक्ति संघर्ष का उदाहरण की तरह मान सकते। बिल्कुल सटीक, एकदम ताजा एग्जाम्पल है आपके सामने। यूक्रेन और रूस में क्यों संघर्ष हो रहा है, आप सभी इसको जानते क्यों हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन अपने आप को कम नहीं समझना चाहता, वो अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है या बने रहना चाहता है। लेकिन जो रूस है वो परंपरागत रूप से शक्तिशाली है, और शीत युद्ध के दौर में भी यही अमेरिका और इन दो ताकतवरों के मुकाबले मुकाबला हो रहा था। तो अगर यूक्रेन इससे हटके उसकी चुनौती दे रहा है तो रूस से वो अपने आप को कम नहीं समझेगा। वो अगर कहेगा कि अगर मैं अपने आप को कम रखूंगा या मैं इससे पीछे हट गया तो मेरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि और राजनीति है वह धूमिल हो जाएगी। तो इसीलिए हर एक देश अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष करता है, और हर देश अपनी राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और अच्छे से आपको समझ में भी आ चुका होगा। ओके, देन अब आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक शक्ति के बारे में कुछ चीज़ें तो आपसे वैसे भी क्लियर हुई है। हॉयचे मॉर्गनथाउ ने भी कहा है कि परंपरागत रूप से जिसमें एक इकाई दूसरी इकाई पर नियंत्रण करती है, यानी राजनीतिक शक्ति का मतलब होता है कि पॉलिटिकल रूप में एक राज्य है वो किसी दूसरे पर कंट्रोल कर ले। क्या कर ले, कंट्रोल। तो ये राजनीतिक होता है। जैसे मान लीजिए एक किसी राज्य, ए राज्य ने दूसरे राज्य पर कब्जा कर लिया, तो कब्जे करने का मतलब होता है कि दूसरे राज्य की राजनीति को कंट्रोल कर लेना, यही होता है। एक राजा दूसरे राजा को जीतता है, इसका मतलब है कि उस दूसरे देश की राजनीति को अपने अंदर कंट्रोल में करना। जैसे आपको पता होगा अंग्रेजों के समय अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज जीतते थे भारत के क्षेत्र को। जीतने का मतलब क्या होता था, वे राजा पर अधिकार कर लेते थे, राजा को अपने अंडर में कर लेते थे। जब राजा अपने अंडर में आ गया, यानी पॉलिटिकल शक्ति, किसी दूसरे देश पर पॉलिटिकल रूप में राजनीति राज करने की नीति किसी दूसरे देश पर थोपना, उस पर कंट्रोल करना। क्या करना, कंट्रोल करना। तो इस तरह से राजा महाराजाओं के समय हो, अंग्रेजों के समय हो और वर्तमान समय में हो, आज भी ये दौर चला आ रहा है। कुछ देश अपने उपनिवेश जरिए से दूसरे देश की राजनीति पर कब्जा करना चाहते हैं। जैसे अंग्रेजों ने भारत पर कैसे किया, अंग्रेजों ने भारत को उपनिवेश की तरह धीरे धीरे भारत की राजनीति पर कंट्रोल कर दिया। क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया, और अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहा, अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहा। तो ये काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो राजनीतिक शक्ति को आपके सामने समझाते हैं। फिर है राष्ट्रीय हित, और राष्ट्रीय हित के बारे में तो आप जानते होंगे, हर राष्ट्र अपने हित के लिए ही करता है। आपको पता है, आप भी यहाँ पे क्लास देख रहे, क्यों देख रहे, क्या कि आपका एक मकसद है, आपका एक हित जो आप चाहते हैं
कि मेरा जो टारगेट है वो बेस्ट एंड बेस्ट क्लियर हो जाए, मुझे सबसे टॉप नंबर मिले। या परिवार के हर कोई मेंबर है वो क्यों काम करते हैं, कोई व्यक्ति सुबह उठ के क्यों जाता है नींद खराब करके, कोई इतनी परेशानियों के बावजूद काम क्यों करता है, कोई इतनी प्रॉब्लम क्रिएट होने के बाद भी धूप में क्यों काम करता है, हर व्यक्ति किस लिए काम करता है, हर देश किस लिए इतनी मशक्कत करता है, क्यों? क्योंकि हर किसी एक का मकसद है, आर्थिक उद्देश्य है, लक्ष्य है, यानी हर कोई अपने उद्देश्य की पूर्ति करना चाहता है। कोई पैसे कमाना चाहता है, कोई परिवार के लिए कुछ करना चाहता है, कोई अपने आप को दूसरों के सामने मजबूत बनाना चाहता है। कहीं ना कहीं दूर तक जाकर देखे तो हर एक व्यक्ति का उद्देश्य होता है अपना हित करना। तो अपना हित यानी यहाँ पर अपनी उन्नति की बात आती है कि अपनी, यानी कहते हैं ना, हम अगर बढ़िया सेट हो गए तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी। तो हर देश यही चाहता है, हर देश चाहता है कि मेरे लोगों का, मेरे देश के अंदर रहने वालों का कल्याण हो जाए। अगर मेरे देश के लोगों की जरूरत और मेरे देश के लोगों का राष्ट्र हित हो गया तो मैं जिंगा लाला हो जाऊंगा, मैं दूसरे देशों के सामने शक्तिशाली हो जाऊंगा, मैं पावरफुल हो जाऊंगा। तो हर देश अपनी राजनीतिक शक्ति इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि हर देश राष्ट्र हित की पूर्ति करना चाहता है, वह दूसरे देशों के सामने शक्तिशाली, मजबूत आंतरिक और बाह्य रूप में होना चाहता है। तो इस तरह से राष्ट्र हित का मतलब होता है अपने देश के आंतरिक उद्देश्यों की पूर्ति करना, भले वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक या और किसी प्रकार के हो। हर देश अपने अपने हित की पूर्ति के लिए संघर्ष को बढ़ावा देता है। यस खान सर की ओर से, सर हाय सर, आई एम अ BS सेकेंड ईयर स्टूडेंट, गो बैक, गुड नाइट। कोई नहीं, आपकी सेकेंड ईयर की जो क्लास है और वो क्लास आपको पता है 3rd एंड 4th डे होती है ऑफ वीक की, यानी गुरु और शुक्र, गुरुवार, बुध और गुरुवार को आपकी सेकेंड ईयर की होती है। ठीक है, तो बिल्कुल आप आइए और जाइए बिल्कुल, लेकिन आपकी क्लास का आप टाइम ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने 2 चीज़ें बताई, ये 2 चीज़ें कहीं ना कहीं संघर्ष को बढ़ावा देती है। इसीलिए शक्ति और राष्ट्रहित के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संघर्ष होता है। क्या होता है? संघर्ष होता है। ये चीज़ें ऑलरेडी आपको पता होगी। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि हैजे मॉर्गनथाउ ने कहा कि राष्ट्रहित 2 प्रकार के होते हैं। राष्ट्रहित की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे बात करूँ पहला हित होता है, जैसे एक तो होता है कि मेरा टारगेट कम होता है, किसी का टारगेट बड़ा होता है। तो यहाँ पर शक्ति संघर्ष, यानी शक्ति के लिए संघर्ष होता है। संघर्ष क्यों होता है? क्योंकि हर देश अपनी राजनीतिक शक्ति के बलबूते राष्ट्र हित की पूर्ति करना चाहता है, तो संघर्ष होता है। तो अब यहाँ पर मॉर्गनथाउ ने राष्ट्र हित भी 2 प्रकार के बताए कि हर देश के या हर देश की राजनीति में उनके राष्ट्रीय हित 2 प्रकार के होते हैं। और इसके अंतर्गत बात करते, एक तो होता है दीर्घकालिक और एक होता है अल्पकालिक। दीर्घकालीन राष्ट्रहित और दूसरा होता है अल्पकालीन राष्ट्रहित। ठीक है, तो ये 2 अगर आप ध्यान दें इसको तो काफ़ी अच्छी सी चीज़ें क्लियर हो जाती है कि दीर्घकालीन हित का मीन्स होता है कि लंबे उद्देश्य के लिए ऐसे कार्य करना जिससे लंबे समय तक एक देश की उन्नति, विकास और उद्देश्यों की पूर्ति हो। इसके अंदर जैसे अगर बात की जाए तो मॉर्गनथाउ ने कहा है कि दीर्घकालीन हित जो होते हैं वो मार्मिक हित होते हैं। मार्मिक का मतलब कि बहुत जरूरी वाले। जैसे दीर्घकालीन हित का मतलब होता है एक देश की अपनी अखंडता, सुरक्षा, एक देश की अपनी एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो जो कुछ भी करता है वो कौन से हित कहलाता है? दीर्घकालीन हित कहलाता है। तो ये मार्मिक होते हैं। मार्मिक का मतलब बहुत ही संवेदनशील हित होते हैं। वो हित कौन से हो गए? दीर्घकालीन हित। और ये हित का मैंने एग्जाम्पल बता दिया। अब बात करें अल्पकालीन हित, तो अल्पकालीन हित के अंतर्गत एक्चुअल में क्या होता है कि हर देश बेसिक रूप में अल्पकालीन हित है वो मानता है। और जैसे कि भौतिक कल्याण हुआ, प्रतिष्ठा हुआ या व्यापार हुआ, ये जो चीज़ होती है ये चीज़ किस में आती है? ये चीज़ आती है आपके अल्पकालीन में। देखिए दीर्घकालीन हित होता है वो हर देश के लिए नेसेसरी होता है, क्योंकि कोई भी देश इन हित को पूर्ति करता है। अगर एक देश की सुरक्षा नहीं हो, एक देश के अंतर्गत उसकी आंतरिक और बाह्य रूप में सुरक्षा नहीं होता है तो वो देश समाप्त हो जाता है। तो राष्ट्र हित 2 प्रकार के होते हैं। दीर्घकालिक हित जो बहुत ही मार्मिक होते हैं और ऐसे हित, ऐसे कर्तव्य होते हैं जो एक देश को करने ही होते हैं।
जब अपने देश की सुरक्षा करना। और अल्पकालीन हित कौन से हित हो गए? वे हित जो गौण होते हैं। एक राष्ट्र अगर ऐसे हितों की पूर्ति नहीं भी करे तो दिक्कत नहीं, लेकिन एक देश जैसे व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण के अंतर्गत महत्वपूर्ण चीज़ों को बढ़ावा देते हुए, जैसे इसके अलावा हम ये एक और भी चीज़ की बात करें कि भौतिक कल्याण करना, देश की व्यवस्था में सहयोग करना, तो ये होते हैं अल्पकालीन हित। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इन उद्देश्यों और इन शक्ति की वजह से राष्ट्र के रूप में क्या होती है, शक्ति के लिए संघर्ष होता है। अब आगे जो अपना जो टॉपिक बचता है डियर, वो है विदेश नीति। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो हर देश की विदेश नीति कहीं ना कहीं हेजे मॉर्गेनथाउ के अनुसार 3 प्रकार की होती है। सुनिएगा, हर देश अपने आप को शक्तिशाली बनाना चाहता है, तो इस वजह से हर देश की विदेश नीति में 3 चीज़ें कॉमनली पाई जाती हैं। और इन 3 चीज़ों को मैं यहाँ पर मौके के लिए बताऊंगा और नेक्स्ट वाली क्लास में डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहली बात तो हर देश की विदेश नीति अपने कुछ उद्देश्य लक्ष्यों को अभिव्यक्त करने वाली होती है, और ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। तो पहली जो मैं बात करूं कि पहली जो विदेश नीति होती है, यानी एक वो देश होते हैं जो अपनी विदेश नीति में अपने आप को जिस प्रकार से शक्तिशाली है वही शक्ति बनाए रखना चाहते हैं। तो विदेश नीति की हेजे मॉर्गेनथाउ के अनुसार पहली विदेश नीति क्या हो गई? यथास्थिति की शक्ति। यथास्थिति यानी कोई देश शक्तिशाली है तो वो शक्तिशाली ही रहना चाहता है, न तो कमजोर होना चाहता है, न और ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहता है। यानी वो दूसरों के मुकाबले में जो वर्तमान में उसके पास शक्ति है वो यथास्थिति बरकरार रखना चाहता है। तो ये कौन सी होगी? हेजे मॉर्गेनथाउ का ये यथास्थिति की होगी। कौन सी होगी? यथास्थिति। ठीक है ना सर? जागृत हो गए क्या सर? जागृत तो है ही, आप अभी जागृत हुए डियर। तो हेजे मॉर्गेनथाउ को वैसे मैं कल बताऊंगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखें, इन्होंने 3 प्रकार की विदेश नीति बताई है। हर देश की विदेश नीति में 3 बातें जरूर होती है। एक तो होती है यथास्थिति, यथास्थिति की नीति, यानी कोई देश शक्तिशाली है तो उसी शक्ति को बढ़ावा देते हुए इसी प्रकार की शक्ति रखना चाहता है। इसके अलावा दूसरी होती है शक्ति का विस्तार करना। दूसरे कुछ ऐसे देश, दूसरे वो देश जो अपनी विदेश नीति में वो चीजें शामिल करते हैं जिससे और शक्तिशाली हो, यानी शक्ति का विस्तार। शक्ति का विस्तार। ओके, तो हर देश की विदेश नीति में 3 बातें कॉमनली होती है, और हेजे मॉर्गेनथाउ ने यही कहा है कि हर देश की विदेश नीति में कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देखा जाता है कि एक देश या तो अपनी शक्ति को बराबर रखना चाहेगा, जैसे हुसैन बोल्ट अगर टॉप फर्स्ट आ रहा है तो हुसैन बोल्ट चाहेगा कि हर बार मैं टॉप आऊँ, ठीक है, लेकिन दूसरे देश ये चाहेंगे कि हम भी और ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो इस तरह से शक्ति का विस्तार करना। और तीसरे देशों की जो विदेश नीति है उसके अंदर देखा जाए तो वो होती है प्रतिष्ठा की नीति, यानी शक्ति का प्रदर्शन। प्रतिष्ठा की नीति यानी तीसरी कैटेगरी में उन देश की विदेश नीति आती है जो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी इज्जत और अपने आप को एक काबिले तारीफ दूसरों के सामने पेश करने के लिए शक्ति बनाना चाहते हैं। मतलब कि भाई दूसरे देश मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मुझे मेरी पहले की जमी हुई पैठ, प्रतिष्ठा, इज्जत बरकरार रखनी है, तो मुझे मेरी विदेश नीति में ऐसे तत्व जोड़ने होंगे ताकि दूसरे देशों को लगे कि मैं शक्तिशाली हूँ। तो इस तरह से 3 बातें हैं वो मतलब हर देश की विदेश नीति में शामिल होती हैं। ओके, तो ओके देन थैंक यू सो मच डियर। आपको आज की इस क्लास में मोस्ट ऑफ थिंग्स समझ में आ चुकी होगी। अगर आपके और कोई डाउट है तो बिल्कुल हम क्लियर करेंगे, आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट, जिसमें शक्ति के लिए संघर्ष के कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट पॉइंट वो बचे हैं वो करेंगे कल। तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा आप अपने जो भी फ्रेंड्स हैं और चमक दमक के साथ आइएगा कल वापस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।